अब देखते हैं हमारा सामाजिक परिवेश। देखो, इस समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। हम देखते हैं हमारी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं, उससे लेकर और वर्तमान तक समाज अपने आप में एक लगातार काम करने वाली संस्था है, जिसके अपने तौर तरीके रीति रिवाज होते हैं। हमारे चारों तरफ समाज का किस तरह से ताना बाना, परि का मतलब चारों तरफ, वेश का मतलब समावेश, किस तरह से हम समावेश में समाविष्ट होते हैं और हम किस तरह से समाज के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, इसके अध्ययन को बोलते हैं सामाजिक परिवेश। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, हम कोई भी किसी भी परीक्षा की अगर बेसिक फंडामेंटल तैयारी कर रहे हैं या छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी किताब यानी 6th क्लास की किताब पढ़ना आवश्यक है। जो मैं अभी चैप्टर ले रहा हूं वो 6th क्लास का ये टॉपिक है, तो 6th क्लास के हिसाब से पढ़ने के हिसाब से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रवृत्ति। देखिए, कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ उदंड प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं जो सामाजिक ताना बाने को हमेशा तोड़ने की कोशिश में रहते हैं, और कुछ सुसंस्कृत सभ्य बच्चे होते हैं जो ये समाज की सारी बातों को, बड़े बुजुर्गों की सारी बातों को, अच्छी बातों को मानने वाले होते हैं। तो इस तरह से खराब प्रवृत्ति और अच्छी प्रवृत्ति वाले बच्चों के बारे में अपने को सोचना है। इसके बाद में सोचते हैं कि हम बच्चे, बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार ये सब मिलकर समाज में रहते हैं, तो हमारे समाज की इकाई क्या होगा। अब देखिए, जब इकाई की बात करते हैं तो एक चीज आता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी हम पर्यावरण की बात करें तो उस समय जो हमारी इकाई होती है वो हमारा अकेला जीव होता है। यानी मान लीजिए अकेला जीव है मनुष्य, और सारे मनुष्यों की जनसंख्या मिलाकर कहलाती है मनुष्य की पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो वो अकेला जीव इकाई होता है पारिस्थितिकी तंत्र का। लेकिन हम पढ़ रहे हैं समाज, तो समाज की इकाई क्या होगा। समाज की इकाई होता है परिवार। अब परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, और एक बच्चे के लिए पहली पाठशाला यानी पहली स्कूल परिवार ही होता है। और परिवार में विशेष तौर से माँ, यानी माँ के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू करता है। तो देखते हैं कि किस तरह के परिवार हो सकते हैं। तो हम एक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वहां से गुजरते हुए आज आधुनिक सभ्यता में आए हैं। तो पुरानी सभ्यताओं को देखें तो उस समय में एक परिवार के अंदर सब तरह के लोग रहते थे। इवन 4-4, 5-5 पीढ़ियां एक साथ में रह जाती थी, यानी दादा दादी, चाचा ताऊ वगैरह सब के सब मिलकर और बहुत बड़ा कुटुंब बनता था, जिसको संयुक्त या जॉइंट फैमिली कहते थे। यानी संयुक्त परिवार में सब होते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन हुए, रहन सहन में परिवर्तन हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्तियां बढ़ी, इन सब कारणों से वर्तमान में सिर्फ हम दो और हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी हमारा जो वर्तमान में जो ट्रेंड बना उसके अंतर्गत सिर्फ 4 जने, यानी मम्मी पापा और बेटा बेटी, ये इसको आदर्श परिवार कहते हैं। और इस परिवार को कहते हैं एकल या न्यूक्लियर फैमिली। यानी वर्तमान में संयुक्त परिवार से जो प्रथा चली आ रही थी उससे हम एकल परिवार की तरफ मुड़ चुके हैं। अब संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या फर्क हो सकते हैं, क्या फायदे होते हैं। देखिए कि संयुक्त परिवार था तो उसमें श्रम विभाजन था, यानी कुछ लोग अर्थव्यवस्था का काम करते थे, कुछ समाज का काम कर दिए, कुछ घर में बच्चों को संभालने का काम कर दिया। तो इस तरह से एक श्रम विभाजन था और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उसमें जितना बड़ा परिवार है तो बच्चे के लिए इंटरेक्शन यानी एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करने के मौके ज्यादा होते थे। इस प्रकार बच्चा है वो बहुत सारी बातों को संयुक्त परिवार में सीखता था। लेकिन वर्तमान की जरूरत है कि एकल परिवार हो गए। तो अपन देखते हैं एकल परिवार के साथ में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, यानी वो एकल अलग से रहने लगे। तो इसलिए जैसे जैसे एकल परिवार बढ़ते हैं वृद्धाश्रम बढ़ गए ज्यादा। तो इस तरह से जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं परिवार के बाद में सबसे निकटतम हमारा कौन होगा। यानी हम एक घर बना के रह रहे हैं तो हमेशा समाज के हिसाब से हमारा निकटतम पड़ोसी होता है वो पारिवारिक लोगों की बजाय दूसरा अच्छा मित्र कौन होगा, पड़ोसी। हो सकता है कि हमारी किसी पड़ोसी से नहीं बनती और हम कह दें कि हमारा तो मित्र है वो सबसे, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो समाज के हिसाब से कर रहे हैं। तो समाज में परिवार के बाद में सबसे अच्छा मित्र कौन होगा, पड़ोसी।
अब पड़ोसी के साथ में आप देखें कि हमारे समाज के चारों तरफ हम किसी भी एक ग्राम्य सभ्यता या शहर के मोहल्ले को देखें तो उसमें अलग अलग विभिन्नताओं के लोग रहते हैं। उन लोगों में हमारी जो एक श्रम विभाजन की प्रवृत्ति पाई जाती है और श्रम में किस तरह का कार्य कर रहे हैं उस कार्य के आधार पर कई तरह के सामाजिक समूह बन गए। जैसे कोई अगर मिट्टी के बर्तनों का काम करता है तो उसको कुम्हार नाम दे दिया, कोई अगर लकड़ी का काम करता है तो उसको सुथार नाम दे दिया, सोने का काम करता है तो सोनी नाम दे दिया। इस तरह से कार्य करने की प्रवृत्ति के आधार पर हमने श्रम विभाजन कर दिया। अब इस तरह का श्रम विभाजन आज की तारीख में स्कूल या कोई भी संस्था है तो उसमें कोई प्रिंसिपल होगा, कोई पढ़ाने वाला सब्जेक्ट टीचर है, कोई पियोन है, इस तरह का श्रम विभाजन है। या फिर देखते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह का श्रम विभाजन है। तो श्रम विभाजन है वो चलता रहता है। भारत के अंदर क्या हुआ कि जो कार्य था यानी जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर वो वंशानुगत होता चला गया। यानी आज जो सामाजिक समूह बने हुए हैं वो सब के सब यानी वंशानुगति के कारण है वो बढ़ रहे हैं, जबकि यूरोप, अमेरिका वगैरह में आज भी कार्य के आधार पर है वो श्रम विभाजन होता है। अब देखते हैं कि हमारी इनके ऊपर निर्भरता यानी सामाजिक समूह है, अलग अलग कार्य करने की प्रवृत्ति है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे पे निर्भरता के कारण हमारे जो सामाजिक ताना बाना है वो मजबूत रहता है। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, होना तो बराबर निर्भरता चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि गांव के अंदर ये सामाजिक ताना बाना बहुत ज्यादा मजबूत होता है। फिर हम देखते हैं गांव का और शहर का जीवन। अब देखिए गांव के जीवन में लोग है वो घनिष्ठता और आपसी सहानुभूति, आपसी एकदम मेल मिलाप के साथ में लोग रहते हैं। लेकिन गांव का फैलाव यानी बहुत दूर दूर रहता है, इसलिए वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। हालांकि उनकी आवश्यकताएं उस हिसाब से होती है, लेकिन गांव के अंदर आज भी अवसंरचना यानी मूलभूत संरचनाएं जैसे बिजली, पानी, हॉस्पिटल, ये इन चीजों की कमी पाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ अपन देखें शहर में, तो जो शहर में लोग रहते हैं वो एक घने यानी उनकी बसावट होती है वो घनी रहती है। अब अपन देखते हैं कि घनी रहने के बावजूद भी शहर का जीवन है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, तेज होता है। लोग अपने कार्य में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अर्थव्यवस्था की ओर ज्यादा ध्यान होता है, इसलिए वहां पर भावनात्मक संबंध है वो धीरे धीरे गांव के मुकाबले कम होते हैं। फिर भी अपन देखें कि गांव में क्या समस्याएं हैं और शहर में क्या समस्याएं हैं, तो गांव में तो मूल रूप से अवसंरचना नहीं है और दूर दूर बसावट है। लेकिन शहर में देखो लोग आज तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शहर की जो पहली समस्या है वो शहर का सेटअप यानी एक तरह से बसावट या जो नगरीकरण है वो सही नहीं है। लोग अंधाधुंध जहां जगह मिली वहां मकान बना के बैठ गए, कहाँ गली होनी चाहिए, कहाँ निकासी होनी चाहिए, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो ये जो नगर नियोजन की प्रवृत्ति की कमी है वो पहली सबसे बड़ी नगर की समस्या है। इसके बाद और दूसरी समस्या देखें तो गांव में भी गंदगी होती है, लेकिन शहर में गांव की मुकाबले ज्यादा गंदगी होती है। यानी स्वच्छता की समस्या वो शहरों में ज्यादा है, इसी तरह से प्रदूषण की समस्या शहरों में ज्यादा है, गांवों में कम है। इस तरह से अपन शहर के और ग्राम्य जीवन को अपन देख सकते हैं। अब इसी चैप्टर में एक शब्द लिखा हुआ है कि अलग अलग काम में, जैसे उद्योग धंधा कोई करता है, कोई किसी का निर्माण करता है, शब्द है दवाई। दवाई अगर अकेला लिखते हैं तो दवाई में ई के ऊपर मात्रा आती है, बड़ी ई है। जबकि अगर दवाइयां यानी बहुवचन लिखते हैं तो इसमें ई है वो छोटी हो जाती है और यहाँ के ऊपर बिंदी आती है। इस तरह से ये आपको हिंदी की शुद्धता के भी शब्द आपको ध्यान में रखने हैं।